कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया था। विशाल मरहम निकालते हुए बिना पीछे देखे बोला, दरवाजे के पास क्यों खड़ी हो, इधर आओ। मैंने हिम्मत की और उसे देखते हुए बोली, साहब जी रहने दीजिए, मरहम लगाने की जरूरत नहीं है, जख्म खुद ही ठीक हो जाएगा। आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। उसने मेरी बात नहीं सुनी और मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। साहब ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो रुका नहीं, बस मुझे देखते हुए सख्त लहजे में बोला, खामोश रहो वरना और ज्यादा दर्द होगा। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मुझे पता है आप मुझे पसंद करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक नौकरानी हूँ और आप इस खानदान के पहले बेटे और गांव के सरदार हैं। हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। कमरे में खामोशी छा गई और फिर विशाल बोला, तुमसे कौन शादी करने लगा? मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी। मेरे माँ बाप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरा कोई भाई या बहन भी नहीं था, बस एक छोटा सा मकान था जिसकी छत टूटी हुई थी, रहने के लायक भी नहीं था। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी जो कहीं नौकरी भी कर सकती, इसलिए घरों में जाकर नौकरी के लिए पूछती थी, लेकिन मुझे नहीं मिल पा रही थी। एक दिन मैं गांव के सरदार के घर नौकरी के लिए गई और वहां मुझे रख लिया गया था। मुझे बहुत सुकून मिला था कि आखिरकार मुझे नौकरी मिल ही गई और यहाँ रहने का बंदोबस्त भी हो चुका था, क्योंकि यहाँ नौकरों के लिए क्वार्टर बनाए गए थे। गांव के सरदार रुपेश साहब के एक बेटे थे जिनका नाम गौतम था। गौतम साहब की पत्नी चांदनी थी। गौतम साहब का एक बेटा था विशाल और दो बेटी थी। मुझे वहाँ नौकरी करते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। वहाँ और भी बहुत सारे नौकर थे। रात की खामोशी इस बड़े घर पर ऐसे उतरी हुई थी जैसे सब आवाज बंद हो गई हो। दीवार पर लगी घड़ी से टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। 1 बज के कुछ मिनट हो रहे थे। किचन के सामने जलती पीली बत्ती के नीचे मैं झुकी खड़ी थी। हाथ ठंडे पानी में डूबे हुए थे। बर्तनों की आवाज इस सन्नाटे में अजीब सी लग रही थी। उंगलियां दुख रही थी, खास तौर पर बायां हाथ, वही हाथ जो परसों गर्म पानी से जल गया था। मैं जानती थी ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं कह पाती थी। जिसने जो भी कहा मैं खामोशी से मान लेती थी। शायद इसी खामोशी का लोग फायदा उठाते थे। मैं अपने ख्यालों में गुम थी। अचानक मुझे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ था। कदमों की आहट नहीं थी, बस हवा बदली बदली सी महसूस हुई थी। मेरे हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने घबराकर पलट कर देखा। सामने कोई और नहीं, विशाल खड़ा था, खानदान का पहला वारिस और गांव का सरदार। उसे देखते ही मेरे हाथ कांप गए थे। मैंने फौरन सर पर रखा दुपट्टा ठीक किया और नजरें झुका ली। विशाल मुझे देखते हुए सीरियस होकर बोला, रात के 2 बज रहे हैं और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? 1000 बार कहा है मैंने, अपना काम ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक खत्म कर दिया करो और अपने सर्वेंट क्वार्टर में चली जाया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती है। हवेली में कितने मर्द रहते हैं, इस वक्त किचन में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे अंदर अकल तमीज नहीं है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं दी कि इस वक्त किसी भी घर में नौकरानी को काम नहीं करना चाहिए, खास तौर पर कम उम्र की लड़कियों को। उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। विशाल की आवाज में नरमी नहीं थी, एक सख्ती थी। मैंने सर झुका लिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह बात को संभालूं। डर के मारे मेरी जान निकल रही थी। कुछ टाइम तक मैं खामोश रही और फिर सहमे हुए अंदाज में बोली, दरअसल साहब जी, शिवानी मौसी की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी जगह मुझे बर्तन धोने को कहा गया है। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो मैं कभी भी यहाँ पर काम नहीं करती। शिवानी मौसी इन चीजों का बहुत ख्याल रखती हैं, मुझसे ज्यादा मेरी फिक्र करती हैं। वो कुछ लम्हे के लिए मुझे देखता रहा, फिर बोला, फिर भी ये तुम्हारा काम नहीं है। जो नौकरानी एक्स्ट्रा काम के लिए रखी गई है, ये काम उसका है, तुम क्यों कर रही हो? कुछ ज्यादा ही हमदर्दी का भूत सवार हो चुका है, या फिर काम करने की बहुत आग लगी हुई है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा था। मैंने हल्की सी सांस ली और उसे देखते हुए बोली,
उसका दिल नहीं चाह रहा था साहब, और बर्तन भी ज्यादा थे। वो अभी छोटी है इसलिए। बस करो, उसने मेरी बात बीच में ही काट दी थी। तुमने यहाँ सब नौकरों का ठेका नहीं लिया हुआ है, और तुम उनकी माँ नहीं लगती हो कि वो छोटी है या बड़ी है। तुम भी यहाँ पर काम करती हो, और वो भी यहाँ पर काम करके पैसे लेते हैं। मैंने हिम्मत करके पूछा था, साहब जी आपको कुछ चाहिए क्या? मैं बात को खत्म करना चाहती थी, लेकिन जानती ही नहीं थी कि सामने खड़ा इंसान कितना ढीठ है। विशाल की नजरें मेरे हाथों पर ठहर गई थी। तुम्हारा हाथ जो परसों जल गया था, वो अब कैसा है? मैं चौंकने लगी। मैंने अचानक अपना जला हुआ हाथ दुपट्टे के पीछे छुपा लिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अब तक मेरे दर्द को याद रखेगा। मैं सहमी हुई बोली, ठीक है साहब जी, पहले से काफी ठीक हो गया है। वो एक कदम आगे बढ़ा। अगले ही पल उसने मेरा हाथ थाम लिया। अचानक मैंने उसका खूबसूरत चेहरा देखा था। दोनों की आंखें मिली थी। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला था, दिखाओ मुझे। मैंने मना किया था, 1 हफ्ते तक पानी का काम मत करना, लेकिन उसके बाद भी तुम पानी में ही घुसी हुई हो, और इतना घबरा किस बात के लिए रही हो? खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। दिखाओ तरीके से खड़े होकर। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं घबरा गई थी। मैंने धीरे से हाथ खींचना चाहा, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। विशाल ने दुपट्टा हटाकर हाथ देखा। जलन अभी तक दिख रही थी। लाल निशान जगह जगह छाले। उसकी आंखें फैल गई थी। जख्म खराब करना है तुम्हें, जो पानी में हाथ डाल रही हो? लगाऊं तुम्हारे 2 थप्पड़? कहा था मैंने परसों, इस चीज का ख्याल रखना। पानी में अगर जाएगा, जख्म तो और खराब हो जाएगा। काम चोरी करने के लिए बहाने ढूंढ रही हो ना? अच्छे जानता हूँ मैं तुम्हारे जैसे नौकरों को 2 थप्पड़ लगाने चाहिए, तब जाकर अपने जख्म की परवाह होगी। मेरी आंखों में आंसू उतर आए थे। आवाज कांप रही थी। साहब मैं मना नहीं कर सकती थी, ये कोई बहाना नहीं है। वो आंखें दिखाते हुए बोला था। मैं नजर झुकाए बोली, कोई बात नहीं साहब, ठीक हो जाएगा। और हम जैसे गरीब लोगों का यही काम होता है। दर्द बढ़ जाए या दर्द खत्म हो जाए, हमें काम करना होता है, क्योंकि हमारी नौकरी का हिस्सा है। आप परेशान मत होइए। मेरी बात सुनकर उसे और गुस्सा आया था। मुझे देखते हुए बोला, खामोश रहो। तुमसे किसी ने पूछा नहीं है तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है और क्या नहीं। जितनी उम्र है उस हिसाब से बात किया करो। और अब चलो मेरे कमरे में दवाई लगा देता हूँ। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। नहीं साहब, मैं घबराई हुई थी। जानती थी कि अगर किसी ने मुझे इस वक्त उनके कमरे में देख लिया, न जाने क्या सोचा जाएगा। वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर सख्त लहजे में बोला, जितना बोला है उतना सुनो, और आगे बढ़ गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल में अजीब सा डर था। इस वक्त एक मर्द के कमरे में जाना मैं नहीं चाहती थी, लेकिन वो मेरा मालिक था और मैं सिर्फ एक नौकरानी। इनकार करने की हिम्मत नहीं थी और ना ही कर सकती थी। मैंने कपकपाते कदमों से टंकी बंद की और दुपट्टा ठीक किया और नजरें झुकाते हुए विशाल के पीछे पीछे चल पड़ी थी। कमरे की धीमी रोशनी आंखों में चुभ रही थी। भारी पर्दे आधे गिरे हुए थे। बाहर की लॉन की लाइट्स की धुंधली सी परछाई शीशों पर आ रही थी। मैं हिचकिचाते कदमों से अंदर आई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कमरे की खामोशी सब सुन रही होगी। दरवाजा बंद होने की धीमी आवाज ने मेरे अंदर का डर और बढ़ा दिया था। विशाल साइड डोर के पास खड़ा था। उसने दवाई बॉक्स निकाला और उसमें से मरहम निकालते हुए बिना पीछे देखे बोला, दरवाजे के पास क्यों खड़ी हो, इधर आओ। मैंने हिम्मत जमा की और उसे देखते हुए बोली, साहब रहने दीजिए, दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, जख्म खुद ही ठीक हो जाएगा। आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनकर वो पलटा। आंखों में गुस्सा था। मुझे मत सिखाओ दिव्यांशी, इधर आओ। सुनाई नहीं देता तुम्हें? एक बार में 1000 बार कहा है मैंने, प्यार से समझाया है। मुझे फालतू की बहस करना पसंद नहीं है, लेकिन सुनती ही नहीं हो तुम। मैं सहमी सहमी कुछ कदम आगे बढ़ी थी। मेरा सर झुका हुआ था। उंगलियां दुपट्टे के किनारे को मोड़ रही थी। विशाल ने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। उसने रुई दवाई में भिगोई और जलने वाले हिस्से पर लगाने लगा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने धीमी आवाज में कहा, साहब ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था।
दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरी नजर में ये सब कुछ होना ठीक नहीं था। वो रुका नहीं, बस मुझे देखते हुए सख्त लहजे में बोला, खामोश रहो, हिलो मत, वरना जलन होगी। मैं उसका चेहरा देखते हुए भीगे लहजे में बोली, शिवानी मौसी कहती है मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसका इस तरह ख्याल रखने का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए उसके दिमाग से ये बात निकाल देना चाहती थी जो वो सोच रहा था। अब उसने हाथ छोड़ा और मेरी तरफ देखा। क्या बातें कर रही हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अचानक ही उसका अंदाज अजनबी हो गया था। मैंने नजर उठाई, आंखों में झांकते हुए कांपते हुए आवाज में बोली, मुझे पता है आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक नौकरानी हूँ और आप इस खानदान के पहले बेटे, गांव के सरदार। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है, इसलिए आप ये सब करना छोड़ दीजिए। अगर किसी ने देख लिया तो तरह तरह की बातें बनाई जाएंगी और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ नौकरी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। मैं कभी भी ये नौकरी नहीं खोना चाहती। कुछ देर कमरे में खामोशी छा गई, फिर विशाल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कितने महंगे ख्वाब सजाने लगी हो, उसने हंसी दबाकर कहा था। मुझ में और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुमसे क्यों शादी करने लगा? उसका लहजा अचानक ही बदल गया था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं हैरत से उसका चेहरा देखने लगी थी। अभी थोड़ी देर पहले का रवैया और अब का रवैया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, मैं सिर्फ हमदर्दी में तुम्हारी मदद करता हूँ, ये बात अच्छी तरह समझ लो। मेरी आवाज घबरा गई थी। ये सब झूठ है, आप मुझे पसंद करते हैं, बस बोलने से डरते हैं, लेकिन ये बातें ठीक नहीं है। आपको ये सब समझना होगा। न जाने आज मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी जो मैं उसके चेहरे पर हर बात बोल रही थी। अचानक उसका लहजा बदल गया था, आवाज में सख्ती थी। शक्ल देखी है अपनी, उसने सख्त लहजे में कहा, जाओ यहाँ से, बकवास कर रही हो खड़े होकर। आगे से मेरे सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम नौकर। अपनी औकात याद रखो। अगर तुम पर नरमी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गांव का सरदार हूँ, लोगों से हमदर्दी करना मेरा काम है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर आज समझ आ रहा है तुम जैसे लोगों की मदद भी नहीं करनी चाहिए। दो कौड़ी के लोग होते हो तुम। मैं जैसे हैरान हो गई थी। अचानक बदला हुआ अंदाज मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं कुछ बोल नहीं सकी। दिल में दर्द की एक लहर उठी थी, लेकिन आंसू रोककर मैंने खामोशी से पलटने का सोचा था। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, कदम रुक गए थे। दरवाजे के पास चांदनी मैडम खड़ी थी। मुझे अब समझ आया था विशाल की टोन का अचानक बदल जाना। उन्हें देखते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैंने घबराकर सर झुका लिया। चांदनी मैडम की नजरें मेरे ऊपर जम गई थी। वो मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही हो इस वक्त? तुम्हें पिछली बार भी मैंने समझाया था विशाल के काम तुम नहीं करोगी। मुंह खोलकर मना नहीं कर सकती थी। वो किसी और नौकर को जगा देता। उसके कमरे में इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? उनकी आवाज में बहुत सख्ती थी। फिर एक लम्हे बाद वो सख्त लहजे में बोली, जाओ अपने क्वार्टर में, सुबह तुमसे बात करती हूँ और तुम्हारा दिमाग भी ठीक करूंगी। बहुत ज्यादा तुम्हारी जुबान चलने लगी है। सरदार के सामने खड़ी होकर उल्टी बातें कर रही हो। तुम्हारा दिमाग अगर सुबह मैंने ठीक नहीं किया तो मेरा नाम चांदनी नहीं। मेरे होठ कांपने लगे थे। जी मैडम, मैं उनको बताना चाहती थी कि मैं खुद नहीं आई थी, बल्कि मुझे बुलाया गया था, मगर उनको इतने गुस्से में देखकर मैं खामोश हो गई थी। मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी थी। नजरें झुकाए कपकपाते कदमों से कमरे से निकल गई थी। लॉन की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, लेकिन दिल के अंदर लगी आग कम नहीं हो रही थी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई थी, मगर ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। दरवाजा बंद होने के बाद मेरे कदमों की आवाज तो खत्म हो गई थी, लेकिन साइड टेबल पर रखा दवाई का बॉक्स खुला पड़ा था। रुई वैसी की वैसी पड़ी थी। चांदनी मैडम धीरे मगर घमंडी कदमों से आगे बढ़ी। उनकी आंखों में गुस्सा था और बेचैनी भी, और कहीं ना कहीं माँ होने का डर भी। विशाल उनकी तरफ देखे बिना पलटा और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा।
जैसे उस बात से बचकर निकलना चाहता हो। विशाल, उनकी आवाज में ऑर्डर था। वो रुका नहीं। अगले ही लम्हे चांदनी मैडम ने तेजी से उसका बाजू थाम लिया। पकड़ मजबूत थी। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, ये सब क्या चल रहा है विशाल? विशाल ने लंबी सांस ली। माँ, मैं भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। वो बोली, मूड की बात नहीं है, बात इज्जत और घर की है। वो मजबूरी में उनकी तरफ देखने लगा। चांदनी मैडम ने एक एक शब्द तोड़कर कहा था, दिव्यांशी बिल्कुल ठीक बोल रही है। तुम्हारा नर्म लहजा उसके साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। विशाल के माथे पर बल पड़ गए। वो बोलती गई, सिर्फ शिवानी ही नहीं, पूरी हवेली में बात हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ चल रहा है। फिर एक लम्हे के लिए रुककर कहा, मैं जवाब सुनना चाहती हूँ विशाल। उसने सख्त लहजे में कहा, माँ, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने अभी उसे इसी कमरे से बेइज्जत किया है। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। चांदनी मैडम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। हमें पागल मत बनाओ, उन्होंने साफ कहा। हम सब जानते हैं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। विशाल एक लम्हे के लिए खामोश रहा। फिर अचानक जैसे उसके अंदर कोई बंधन टूट गया हो, उसने सीधा खड़े होकर कहा, फिर ठीक है। उसकी माँ चौंक गई थी। वो एक सांस में बोलता चला गया, कर लेता हूँ दिव्यांशी से शादी। हाँ, यही चाहता हूँ मैं। मोहब्बत करता हूँ उससे, अब और ड्रामा नहीं कर सकता। कमरे में जैसे वक्त रुक गया था। होश में आओ कि तुम क्या बोल रहे हो। चांदनी मैडम की आवाज तेज हुई थी। तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो। तुम इस गांव के सरदार हो, इस खानदान के पहले वारिस हो, और तुम एक नौकरानी से शादी करोगे। उन्होंने तड़प कर कहा, तुम्हें अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। विशाल के लहजे में अब जिद नहीं थी, अजीब सी थकान थी। उनकी इज्जत का ही ख्याल है माँ। वो पास आकर बोला, इसलिए तो इतने टाइम से अपनी मोहब्बत दिल में दबा कर बैठा हूँ। उसने गहरी सांस ली। लेकिन एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, अगर मेरी जिंदगी में दिव्यांशी नहीं आई तो मैं किसी और को भी नहीं आने दूंगा। चांदनी मैडम की आंखें फैल गई थी। मैं सारी जिंदगी अकेला रहना पसंद करूंगा, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ दिव्यांशी चाहिए। बहुत हो गया ये सब, अब साफ बात है। ये कहकर वो मुड़ा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा बंद होने की आवाज कमरे में गूंज गई थी। चांदनी मैडम वही खड़ी रह गई थी। उनके हाथ अचानक सर की तरफ उठे थे और वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गई थी। ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? उनके दिल में डर बैठ गया था। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये मैटर अब इतना आसान नहीं रहा है। ये सिर्फ एक नौकरानी की बात नहीं थी, ये उनके बेटे की जिद और मोहब्बत और पूरे खानदान की इज्जत का सवाल बन चुका था। काफी देर तक वो वही बैठी रही और फिर थककर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। रात लम्हा लम्हा करके गुजरती जा रही थी। अगली सुबह का सूरज रोशन हो चुका था। सुबह की धीमी रोशनी सर्वेंट क्वार्टर की छोटी सी खिड़की से अंदर आ रही थी। बादलों की आड़ में छुपा सूरज दिन को भी उदास बना रहा था। मैं बिस्तर के किनारे बैठी थी। दोनों हाथों की उंगली आपस में मिली हुई थी। आंखें खाली खाली, जैसे सारी रात जागती रही हूँ। विशाल के शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, कभी ताना बनकर और कभी वो बात जो मेरे दिल में कांटे की तरह अटक गई थी। मैं अभी इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाजा जोर से खुला। मैं चौंक कर सीधी हुई। चांदनी मैडम अंदर आई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, आंखों में सख्ती, होठों पर गुस्सा। मैंने घबराकर खड़े होने की कोशिश ही की थी कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर आ पड़ा। आवाज कमरे में गूंजी। मैं लड़खड़ाकर पीछे हुई। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। हाथ अचानक गाल पर जा ठहरा था। मैडम, चांदनी मैडम की आवाज तेज थी। जुबान खोलने की तुम्हें इजाजत किसने दी है? मैं सहम कर सीधी खड़ी हो गई थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन मैंने सर झुका रखा था। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें अंदाजा भी है? चांदनी मैडम ने आगे बढ़कर कहा, मेरे सामने खड़े होने की तुम्हारी औकात भी नहीं है और तुम मेरे खानदान की बहू बनने के ख्वाब सजा रही हो। मैंने रोते हुए कहा, ऐसा नहीं है मैडम, सच में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। झूठ। तुम सब जैसी लड़कियां अच्छी तरह जानती हैं कि कैसे मासूम बनकर घर बर्बाद किए जाते हैं। मेरी आवाज टूट रही थी।
मैं खुद विशाल साहब की हरकतों से परेशान हूँ। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने कभी बस करो। चांदनी आंटी ने मेरी बात पूरी नहीं करने दी थी। अपनी हद में रहना सीखो। तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी ही रहोगी। वो एक कदम पास आई। ज्यादा पढ़ निकले तो सीधा नौकरी से निकाल दूंगी। फिर देखना कहाँ जाकर खड़ी हो जाओगी। तुम्हें कोई रखने को भी तैयार नहीं होगा। मेरे कांधे कांपने लगे थे। मैं घुटनों के बल बैठने ही वाली थी, लेकिन खुद को संभाला। मैं माफी मांगती हूँ मैडम, मैंने रोते हुए कहा था। मैं वादा करती हूँ ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप नाराज हो जाएं। मुझे नौकरी से मत निकालना प्लीज। उन्होंने नफरत से कहा, तुम्हारे वादों की क्या औकात है। उन्होंने कमरे पर एक नजर डाली, जैसे मेरी गरीबी को तोल रही हो। यही तुम्हारी जगह है, यही तुम्हारी हद है। मैंने सर झुका लिया। आंसू फर्श पर टपक रहे थे। मुझे बस काम करने दीजिए मैडम, मैं बस खामोश रहूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। चांदनी मैडम ने सख्ती से कहा, याद रखो अगर एक शिकायत भी मेरे कान तक पहुंची ना, तो तुम्हें इस हवेली से ऐसे निकालूंगी कि दोबारा दरवाजा भी नहीं मिलेगा, कहीं नौकरी भी नहीं मिल पाएगी तुम्हें। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा था, जी मैं समझ गई हूँ, अच्छी तरह से समझ लो। वो ताना मारते हुए बोली, और अपने ख्वाबों को तोड़ दो। हमारे खानदान में तुम जैसे लोगों के लिए सिर्फ नौकरी है, रिश्ता नहीं है। दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं वही खड़ी रह गई। गाल जल रहा था, दिल उससे ज्यादा। मैंने भी आंसू साफ किए, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने खुद से वादा किया कि मैं और खामोश रहूंगी और भी छोटी बन जाऊंगी, लेकिन अपनी नौकरी को नहीं खोने दूंगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और दोपहर की धूप हवेली के पिछले हिस्से पर पड़ रही थी। ईंटों के दीवार के साथ लगी नलकी के नीचे में झुकी कपड़े धो रही थी। पानी की छपक छपक के साथ साबुन की खुशबू हवा में फैली हुई थी। मेरे चेहरे पर सुबह का थप्पड़ अभी साफ दिख रहा था। हल्की सी सूजन, आंखों के नीचे काले गड्ढे। मैं खामोशी से काम में लगी हुई थी, जैसे हर हाल में अपनी नौकरी बचाकर ही रहूंगी। मैं कपड़े नचोड़ी रही थी कि अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ था। कदमों की आहट नहीं थी, बस एहसास था। मैंने चौंक कर पलट कर देखा। सामने कोई और नहीं, विशाल खड़ा था। सफेद सूट में, सीने पर हाथ बांधे, चेहरे पर वही घमंड, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। लगता था पंचायत जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं फौरन खड़ी हो गई। नमस्ते साहब, ये कहते ही मैंने अपनी नजर झुका ली और दोबारा कपड़ों की तरफ ध्यान देने लगी, जैसे यही मेरी दुनिया हो। विशाल ने एक लम्हे मुझे देखा, फिर बोला, सुबह क्या हुआ था। मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए रुक गया था, फिर वही रफ्तार पकड़ ली थी। कुछ नहीं साहब, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करी थी। हमारी यही औकात है, मैंने सख्त लहजे में कहा था। सीधी बात करो। मैंने सांस भरी, मेरी आवाज भर गई थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैडम ने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। विशाल ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। उसकी आवाज में बहुत घमंड था। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर फौरन नजरें चुराने लगी। साहब, जब आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझे देखना नहीं चाहते, जब मेरी औकात आपके सामने दो कौड़ी की है, तो फिर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। विशाल के होठ खुले, जैसे कुछ कहने वाला हो। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए वही बात चमकी जो वो कहना चाहता था, कि रात मैंने जो कहा वो माँ की वजह से था। लेकिन अगले ही लम्हे वो खामोश हो गया। कुछ देर गुजर गई थी, सिर्फ पानी की आवाज आ रही थी और धूप में उड़ती हुई धूल। वो मेरे चेहरे को देखता रहा, जैसे कोई फैसला कर रहा हो। फिर उसने धीरे से लेकिन सख्त लहजे में कहा, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द साथ नहीं दे पाए। विशाल ने और रुकना ठीक नहीं समझा। वो मुड़ा और तेज कदमों से वहां से चल दिया। धूप में वो और ज्यादा चमक रहा था और उसकी पीठ धीरे धीरे दूर होती गई थी। मैं वही खड़ी रह गई थी, हाथ में भीगा हुआ कपड़ा, आंखों में प्यार। मैंने खामोशी से अपनी पीठ को देखा, जैसे कोई सवाल अधूरा रह गया हो। फिर मैंने नजर झुका ली, कपड़ा निचोड़ा और काम में लग गई, लेकिन दिल कहीं और अटका रह गया था। कुछ घंटे बाद पंचायत सज गई थी,
पंचायत का लॉन इस वक्त बहुत इज्जतदार लग रहा था। पुराना बरगद का पेड़ साया किया खड़ा था। नीचे बिछी हुई सफेद चादर, बीच में कालीन और उस पर सरदार विशाल उसी इज्जत से बैठा हुआ था। चेहरा सख्त, नजरें सामने, लेकिन दिल कहीं और उलझा हुआ था। आसपास के गांव के बूढ़े लोग, जमींदार, सफेद दाढ़ियों वाले मर्द बैठे थे। हवा में तंबाकू और मिट्टी की मिली जुली महक थी और हर चेहरे पर किसी न किसी फैसले के बारे में लिखा हुआ था। कुछ लम्हों की रिवाजी बातों के बाद रुपेश साहब ने गला खंकार कर खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज भारी और फैसला भारी था। विशाल, हमने तुम्हारी शादी के बारे में सोच लिया है। विशाल ने चौंक कर सर उठाया। नजरें सीधा अपने दादा पर जाकर ठहर गई। 2 दिन पहले दूसरे गांव के सरदार ने अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा था। रुपेश साहब बोलते रहे। लड़की इज्जतदार है, तमीजदार है और सरदार खानदान की है। घर संभालना जानती है, हमारे उसूलों को जानती है, रिवाज के हिसाब से चलेगी। उन्होंने इधर उधर बैठे लोगों की तरफ देखा। पंचायत सजी हुई थी, सब लोग मौजूद हैं। हम यहीं बैठकर तारीख तय कर लेते हैं। एक लम्हे को पूरी खामोशी छा गई थी। सबकी नजरें विशाल पर थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। मैंने पहले ही कह दिया था आपको, मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर गौतम साहब फौरन बोल उठे। तुम सरदार हो, उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और वो तुम्हारे दादा हैं। हमारे कहने के हिसाब से तुम्हें हमारी बात माननी होगी। यही इज्जत है, यही रिवाज है। विशाल ने नजरें झुकाई, फिर धीरे से सर उठाया। हाँ, मुझे पता है कि क्या रिवाज है, लेकिन मुझे अपनी पसंद से शादी करने का हक है। अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं तो मैं शादी नहीं कर सकता। कुछ लोग बेचैनी से मुंह पलटने लगे थे। विशाल बोलता रहा, अब लहजा और सख्त था। जिंदगी 2 दिन का खेल नहीं है, वो पूरी जिंदगी का मामला है। मेरे साथ एक लड़की जुड़ जाएगी जो सारी उम्र मेरे साथ रहेगी, मेरे कमरे में रहेगी, मेरे दुख सुख में साथ देगी। वो एक लम्हे के लिए रुका। मैं ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जो मुझे नुकसान पहुंचाए। ये कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उसके खड़े होते ही पूरे माहौल में हलचल सी मच गई थी। इज्जत में सब लोग धीरे धीरे खड़े हो गए थे। विशाल ने सब पर एक नजर डाली और सख्त आवाज में बोला, आप सबको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जिंदगी मेरी है और मैं अपनी मर्जी के फैसले लेना जानता हूँ। उसकी आवाज में न बदतमीजी थी, ना ही बेइज्जती, बस सच था। और पिताजी, दादा, वो थोड़ा नर्म पड़ा था। अगर आप दोनों को मेरी शादी के बारे में इतनी ही दिलचस्पी है तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। माहौल में एकदम खामोशी छा गई। रुपेश साहब ने उसकी तरफ तेज नजरों से देखते हुए पूछा, किससे करना चाह रहे हो? विशाल कुछ देर खामोश रहा और उसके दिमाग में मेरा चेहरा उठा था। धूप में कपड़े धोते हुए खामोश सहमी हुई, लेकिन उसने नजरें चुरा ली। ये बात घर पर होगी, ये कहकर वो मुड़ा और पंचायत से बाहर निकलने लगा। उसके कदम मजबूत थे, लेकिन दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। पीछे रुपेश साहब और गौतम साहब एक दूसरे को देखते रह गए थे। दोनों गुस्से से लाल हो रहे थे, आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। पंचायत बिल्कुल खामोश हो गई थी, लेकिन इस खामोशी में एक तूफान पल रहा था जो बहुत जल्द हवेली की दीवारों से टकराने वाला था। वक्त धीरे धीरे गुजरा जा रहा था। पूरा दिन रोज की तरह खत्म हो चुका था। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। ड्राइंग रूम में रात की खामोशी बोझ बनकर छाई हुई थी। भारी पर्दे गिरे हुए थे। झूमर की धीमी रोशनी सबके चेहरों पर परछाई डाल रही थी। लंबे सोफों पर घर के सारे लोग बैठे थे। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन हर दिल में तूफान छाया हुआ था। विशाल एक तरफ सोफे पर चुपचाप बैठा था, कोहनी घुटनों पर, नजरें सामने, लेकिन सोच कहीं और थी। गौतम साहब ने खामोशी तोड़ी। आवाज में गुस्सा दबा हुआ था। वो उसे देखते हुए बोले, तुमने आज पंचायत में क्या क्या तमाशा लगाया है? लोगों के सामने हमारी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी है। एक बार तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? लोगों के सामने हमारी बात की इज्जत ही रख लेते। सब क्या सोच रहे होंगे? सरदार अपने घर वालों की एक बात नहीं सुनता। बाप दादा की बात की कोई इज्जत नहीं है उसकी नजर में। विशाल ने धीरे से सर उठाया। आवाज में सुकून था, लेकिन दो टुक लहजा।
पहली बात, मैं सरदार हूँ, कोई मेरे बारे में उल्टी सीधी बात सोच ही नहीं सकता। हर इंसान को मेरे बारे में पता है। मैं किसी के कहने पर नहीं चलता, चाहे वो आप हो या माँ हो या दादा या कोई और। मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। और दूसरी जरूरी बात, वहाँ आप लोगों को ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। ये मेरा पर्सनल मैटर है। आपको चाहिए था घर आकर आप इस बारे में मुझसे बात करते। शादी करनी है या नहीं करनी, ये एक बहुत प्राइवेट मामला होता है। अगर उन्हें चार दीवारों में हल किया जाए तो यही बेहतर होता है। हाँ, मैं सरदार हूँ, लेकिन हमारे भी कुछ पर्सनल मैटर हो सकते हैं जिन्हें सबके सामने बताना अच्छा नहीं लगता। अगर खानदान के लोग मेरे पर्सनल फैसले पंचायत में लेकर जाएंगे तो मामले हल नहीं होंगे और बिगड़ेंगे। मैं फालतू में हाँ कह दूं और घर जाकर नहीं बोलूं, उससे आप लोगों की बात खराब ही होगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे परेशानियां बढ़ सकें। रुपेश साहब ने गहरी सांस ली। ठीक है, मान लेते हैं, आगे से ये बात पंचायत में नहीं कहेंगे। हम तुम्हारी हर बात समझ रहे हैं, लेकिन तुमने वहां पर अजीब तरह से बात क्यों की थी? तुम इशारे से भी मुझे मना कर सकते थे, अपने बाप को भी रोक सकते थे, लेकिन तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं था। और दूसरी बात, जो रिश्ता तुम्हारे लिए आया है उसमें क्या खराबी है? हमें दूसरे गांव के सरदार की बेटी पसंद है। हम तुम्हारी शादी उसी से करवाना चाहते हैं। अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी, दोनों खानदान और दोनों गांव एक हो जाएंगे। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? बहुत से फायदे हमें नजर आ रहे हैं। तुम्हें समझदारी से फैसला लेना चाहिए। विशाल ने फौरन जवाब दिया, नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो मुझे पसंद नहीं है। शादी इंसान अपने लिए करता है, किसी और के लिए नहीं। जिंदगी मुझे गुजारनी है। सारी जिंदगी वो लड़की मेरे साथ रहेगी। मैं ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहता जो मुझे दर्द पहुंचाए। कमरे में हल्की सी खामोशी फैल गई थी। गौतम साहब बोले, आखिर क्या खराबी है उसमें? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, सरदार खानदान की है, क्या कमी है? तुम उसे देखे बिना इनकार कैसे कर सकते हो? विशाल ने सब पर एक नजर डाली और बहुत सख्त लहजे में बोला, मैं किसी को इनकार नहीं कर सकता। ना मुझे उसे देखना है और ना ही मुझे उसे देखने में कोई दिलचस्पी है। उस लड़की में कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी ये है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और अभी फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता। अगर मेरी शादी करने का इरादा होता तो मैं आप लोगों से उस लड़की के बारे में जरूर बात करता। विशाल और कुछ कहता, इससे पहले ही रुपेश साहब की आवाज गूंजी थी, ये नहीं हो सकता। शादी तुम्हें हर हाल में करनी होगी। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें शादी करना जरूरी है। सरदारी तुम्हारे हाथ में है। खानदान के पहले वारिस हो, पहले बेटे हो। तुम्हारी शादी के बाद ही दूसरे बच्चों का नंबर आएगा। विशाल ने धीरे से खड़े होकर कमरे में मौजूद हर इंसान को देखा और सीरियस होकर बोला, अगर इतना ही शौक है आपको मेरी शादी करवाने का, तो फिर लड़की मेरी मर्जी की होगी। मैं अभी के अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। सही बात है, मेरी उम्र हो चुकी है। बेहतर है मैं अब अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाऊंगा। ये कहते ही पूरे हॉल में बेचैनी भरी खामोशी छा गई थी। रुपेश साहब कुछ देर के लिए खामोश हुए और फिर बोले, ठीक है बेटा, उस लड़की का नाम बताओ। विशाल ने एक लम्हे का भी वक्त बर्बाद नहीं किया और उन्हें देखते हुए बोला, दिव्यांशी। मुझे दिव्यांशी से शादी करनी है। क्या? गौतम साहब अचानक बोल पड़े, तुम होश में तो हो? वो नौकरानी है इस हवेली की। बाकी सब भी एक दूसरे को देखने लगे। बातें, हैरत, गुस्सा सब एक साथ था। चांदनी मैडम के चेहरे के रंग बदल गए थे। आंखों में ऐसी आग थी जैसे बस एक कदम और वो सबको जला देंगी। जिस बात का उन्हें डर था वही सच होता जा रहा था। उस लम्हे दरवाजा धीरे से खुला। मैं चाय की ट्रे लेकर अंदर आ रही थी। मेरे कदम रुक गए थे। पूरा कमरा मुझे घूर रहा था। ऐसी नजरें जैसे मुझे काट लेंगे। मैंने उन्हें देखा, मेरे हाथ कांपने लगे थे, चेहरा पीला पड़ गया था। विशाल फौरन खड़ा हो गया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी थी, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। मैंने बेयकीनी नजरों से उसे देखा था। अपने कमरे में जाओ। वो बोला, कुछ देर में हम दोनों की शादी है। ट्रे मेरे हाथ से छूटने ही वाली थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रुपेश साहब गुस्से से बोले, अगर तुमने ये किया तो तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। न धूमधाम न कोई रस्म, कुछ नहीं होगा। विशाल ने सर हिलाया, मुझे कोई परेशानी नहीं है।
शादी रस्मों से नहीं मोहब्बत से होती है और दिव्यांशी बहुत अच्छी लड़की है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं एक लम्हे के लिए भी वहां नहीं रुक सकी। नजरें झुकाकर कपकपाते कदमों से मैं सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई थी। पीछे ड्राइंग रूम में एक खामोश जंग छिड़ गई थी और आगे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरा इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद सर्वेंट क्वार्टर की छत नीची थी। दीवारों पर पुरानी नमी के निशान और एक कोने में जलते बल्ब जिसकी रोशनी बार बार धीमी हो रही थी। मैं बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। कभी दरवाजे की तरफ देखती, कभी खिड़की के पास जाकर रुक जाती। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। कुछ वक्त पहले जो कुछ ड्राइंग रूम में हुआ था वो मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। शादी अभी, विशाल के शब्द, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था या शायद कोई खतरनाक मजाक। मैं अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। मैं चौंक कर पलटी। चांदनी मैडम अंदर आई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आंखों में ऐसी नफरत थी कि मेरा दिल बैठ गया था। मैं कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती, इससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा। आवाज कमरे में गूंजी। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटी। होठों से दर्द भरी आवाज निकली। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। चांदनी मैडम मुझे देखते हुए चिल्लाकर बोली थी, मिल गया तुम्हें सुकून मेरे घर में झगड़ा करवाकर। तुम जैसी औरतों को काम देना ही नहीं चाहिए, जो आते ही घर के मर्दों को फंसाना शुरू कर देती हैं। बताओ मिला सुकून या नहीं मेरे बेटे को अपने कब्जे में करके। वो मेरे पास आकर बोली थी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये तमाशा करने की? तुम्हारी वजह से आज हमारे खानदान का नाम नीचे गिर रहा है। आज तक खानदान के किसी लड़के ने ऐसा नहीं किया जैसा मेरा बेटा कर रहा है। पूरे खानदान में सर उठाकर चलती थी। मेरा बेटा सरदार है। सबसे ज्यादा घमंड मुझ में था। कोई भी औरत मेरे सामने खड़ी होकर बात नहीं कर सकती थी। लेकिन आज तुमने सबको बात करने का मौका दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मैं उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें अपने घर में रखा था। तुम मर क्यों नहीं जाती? मैंने कांपते हाथों से अपना गला थामा था। मैडम, मैं सच कह रही हूँ। चुप। एक और थप्पड़ उन्होंने मेरे चेहरे पर दे मारा। मैं अचानक पीछे हुई थी। वो एक बार फिर चिल्लाकर बोली थी, तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मेरे पति के सामने खड़ा हुआ है। हमारी इज्जत, हमारा नाम, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुमने। आज तक मेरे बेटे ने अपने बाप से नजर मिलाकर बात तक नहीं की थी। आज वो तुम्हारी वजह से अपने बाप के सामने खड़ा चिल्ला रहा था, अपने दादा से लड़ रहा था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या हासिल हुआ है तुम्हें खानदान के मर्दों को आपस में लड़वा कर? मैं रो रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये सब कुछ मेरे सर पर क्यों डाला जा रहा था? मैं घबराए हुए लहजे में बोली, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब विशाल साहब की अपनी फैलाई हुई परेशानी है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं शुरू दिन से उन्हें रोकती आई हूँ। मुझे उनसे कोई मोहब्बत नहीं है। हम दोनों अलग अलग रास्ते के राही हैं। मुझे इस बात का पता है, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रही? ये बात आप जानती हैं। मैं उस दिन यही बोल रही थी कि आप मुझसे दूर रहिए और आपने ये बातें सुनी थी। फिर आप क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही मैडम? उन्होंने हाथ फिर उठाया, मगर इस बार हाथ हवा में ही रुक गया था। दरवाजा दोबारा खुला था। विशाल अंदर आ चुका था। उसने फौरन आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया था और उन्हें मुझसे दूर कर दिया था। उसकी आवाज सख्त थी। वो उन्हें देखते हुए बोला था, बस बहुत हो गया माँ, ये क्या कर रही हैं आप? ये कौन सा तरीका है बात करने का? चांदनी मैडम ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तुम पागल हो गए हो? इस लड़की के लिए मुझे रोक रहे हो? विशाल ने मेरी तरफ एक नजर डाली जो दीवार के साथ लगी खड़ी थी। कांपती हुई आंखों से आंसू बहते। फिर उसने माँ की तरफ देखकर कहा, ये तमाशा आप लगा रही हैं, और सुन लीजिए, ये मेरी होने वाली पत्नी है। आप इस पर हाथ नहीं उठा सकती। इस पर हाथ उठाने का मतलब आप सरदार के हुक्म पर हाथ उठा रही हैं। पत्नी? चांदनी मैडम के लहजे में जहर था। तुम इस दो कौड़ी की लड़की से शादी करोगे? तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज बची है या नहीं? तुम पागल हो चुके हो। ऐसे कैसे तुम अपनी जिंदगी खराब कर सकते हो? ये सब वक्ती फैसला है। तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो। मर्दों के बीच मैंने कुछ नहीं कहा, मगर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी इज्जत है, नाम है।
एक नौकरानी से शादी सरदार की कैसे हो सकती है? लोग तरह तरह की बातें सुनाएंगे। मेरी परवरिश पर उंगली उठाई जाएगी। अगर तुम्हें किसी और का ख्याल नहीं है, कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल कर लो। तुम जिस भी लड़की पर हाथ रखोगे, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी, जितनी भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन एक नौकरानी से नहीं। विशाल का लहजा एकदम सख्त हो गया था। हाँ, करूंगा मैं शादी इसी नौकरानी से, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। और हर इंसान की शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। और वो आगे आया, और मुझे मेरी मर्जी से शादी करने का हक है। शादी के इंतजाम कुछ ही देर में हो जाएंगे। प्लीज तमाशा मत बनाइए। चांदनी मैडम की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो आंसू गुस्से के थे। तुम अच्छा नहीं कर रहे विशाल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर वो पलटी और तेजी से कमरे से निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ था। कमरे में खामोशी छा गई थी। सिर्फ मेरी दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थी। विशाल ने गहरी सांस ली, फिर मेरी तरफ देखा। तैयार हो जाओ, उसने धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा। तैयारी हो चुकी है। मैंने सर उठाकर उसे देखा था। आंखों में डर था, हैरत थी और एक अनकही रिक्वेस्ट भी। मैं कुछ कहना चाहती थी, मना करना चाहती थी, सवाल करना चाहती थी, लेकिन डर के मारे मेरी आवाज बंद हो चुकी थी। होठ हिल रहे थे, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था। मैं वही खड़ी रह गई थी, कांपती हुई, जैसे मेरी जिंदगी एक ही लम्हे में बदल चुकी हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कुछ घंटे बाद हॉल में शादी के लिए अजीब सा बोझ उतरा हुआ था। ये वही बड़ा सा कमरा था जहां आम दिनों में हंसी, मेहमानों की इज्जत और रिवाज की बातें होती थी। लेकिन आज हवा में अजीब सा तनाव और न चाहते हुए फैसलों की ठंडक बसी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीर, कालीन पर जमी हुई सिलवट और छत पर लटका धीमा बल्ब सब इस लम्हे के गवाह बनकर खड़े थे। मुझे शादी के कपड़ों में हॉल के एक कोने में बिठा दिया गया था। कोई खास दुल्हन का जोड़ा नहीं था, ना ही भारी जेवर, ना ही श्रृंगार, बस लाल दुपट्टा जो किसी ने खामोशी से मेरे सर पर रख दिया था। घूंघट की तरह मेरा चेहरा झुका हुआ था। मैं दुपट्टे के नीचे से फर्श को देख रही थी, जैसे सर उठाने की हिम्मत ही नहीं हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, सांस उछल रही थी और हाथ अचानक एक दूसरे में उलझे हुए थे। मेरे बराबर में विशाल बैठा हुआ था, सीधा, खामोश, मजबूत फैसले के साथ। उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जो करने जा रहा है उसके बारे में जानता है और फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर नजरें सामने जमा ली। कमरे में मौजूद हर चेहरा नाराज था। कोई नजर चुरा रहा था, कोई दांत पीस रहा था और कोई जानबूझकर दीवारों पर घूर रहा था। ये खामोश नजारगी शब्दों से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू उतर आए थे। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। दिमाग में डर, बेबसी, हैरत सब कुछ एक साथ मिल गया था। कुछ ही लम्हों बाद शादी पूरी हो चुकी थी। सबके चेहरों पर अभी भी सख्ती छाई हुई थी। मैंने दुपट्टे के अंदर आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, बस इतना जानती थी कि इस लम्हे के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। विशाल ने धीरे से मेरी तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं अकेली भी नहीं हूँ। शादी के बाद मुझे खामोशी से उस कमरे में पहुंचा दिया था जो अब मेरी किस्मत बन चुका था। कमरा खूबसूरत था, लेकिन अजनबी भी था। दीवारों पर हल्के रंग, एक तरफ बड़ा सा बेड, साइड टेबल पर जलता हुआ लैंप और पर्दों के पीछे से आती हुई धीमी रोशनी, सब कुछ मौजूद थी। लेकिन मेरे दिल को कहीं सुकून नहीं था। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठी हुई थी, हाथ गोद में रखे हुए, उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। दिमाग जैसे अचानक आए हुए तूफान के बाद सुन्न हो गया था। अभी कुछ घंटे पहले तक मैं नौकरानी थी और अब इस शादी की जिम्मेदारी मेरे सांसों पर बोझ बनकर बैठ गई थी। दरवाजा धीरे से खुला। कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गई थी। विशाल अंदर आया तो उसे देखते ही मैं अचानक खड़ी हो गई थी। मेरे चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। विशाल ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर नर्म लहजे में बोला, क्या हुआ, बैठ जाओ, ऐसे क्यों खड़ी हो गई हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, आवाज कांप रही थी। आपने ऐसा क्यों किया? 2 दिन पहले आपने मुझसे कहा था
कि आप मुझे पसंद नहीं करते, फिर आज अपनी माँ के सामने ये क्यों कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? ये सब क्या है? विशाल कुछ कदम आगे आया, मेरे सामने रुका नहीं, बस कमरे में टहलते हुए बोला, वो लोग मेरी शादी दूसरे गांव की लड़की से करवा रहे थे। मैं उसे पसंद नहीं करता। तुम सबसे बेहतर ऑप्शन हो, मेरा ख्याल रखती हो, मेरा काम करती हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। मैं सर हिलाते हुए बोली, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपकी आंखों में सब नजर आता है। विशाल ने रुककर मुझे देखा। लहजा नर्म था। जब सब कुछ पता है तो फिर सवाल क्यों कर रही हो? बैठ जाओ, ऐसे खड़ी क्यों हो? मैं फिर रोने लगी थी। आपके घर वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मुझे पसंद नहीं करते। आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। ये सुनकर विशाल सीधा मेरे पास आया और मेरे हाथ थाम लिए। पकड़ मजबूत थी, लेकिन दर्द नहीं था। जब तक विशाल जिंदा है, उससे जुड़ी हुई औरत, मतलब तुम्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि जो नजर डाले उसकी आंखें नोच लूं। अब बैठ जाओ। उसके लहजे में ऐसा यकीन था कि मेरे कदम खुद ही बिस्तर की तरफ मुड़ गए थे। मैं खामोश होकर बैठ गई थी। कमरे में कुछ लम्हे के लिए खामोशी रही। सिर्फ लैम्प की हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी। विशाल ने भी कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। अब तुम मेरी पत्नी हो और मुझे ये हक है, ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे पास आऊं। क्या इजाजत है? ये सवाल मेरे लिए नया था और अजीब भी। मैं घबरा गई थी। सांस तेज हो गई थी। कुछ लम्हे नजर उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। फिर मैंने सर झुका दिया था। ये शब्दों के बिना दिया गया जवाब था। विशाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, दूरी को कम किया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कमरा वही था, लेकिन हवा बदल चुकी थी। मेरे दिल की धड़कनें अब भी तेज थी, लेकिन अब मुझे डर नहीं था। कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी की दस्तक मुझे सुनाई दे रही थी। दोपहर की धूप लॉन में फैली हुई थी। घास पर पड़ी रोशनी आंखों में चुभी नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी जलन थी। मैं खामोशी से बालकनी में खड़ी नीचे लॉन को देख रही थी। पेड़ के साए हल्की हवा के साथ हिल रहे थे, मगर मेरे अंदर सब कुछ हैरान था। एक रात ने मेरी जिंदगी एक झटके में बदल दी थी और मैं इस बदलाव को अपना नहीं पा रही थी। नाम, रिश्ता, इज्जत, सब कुछ एकदम बदल गया था, लेकिन दिल वही का वही था। डर और सवालों के बीच में इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। मैंने चौंक कर पलट कर देखा। कमरे में रुपेश साहब, गौतम साहब और चांदनी मैडम आ चुके थे। मेरा दिल जोर से धड़का था। मैंने फौरन दुपट्टा ठीक किया और बालकनी से निकलते कमरे के एक कोने में आकर खड़ी हो गई थी। नजरें झुकी हुई थी, लेकिन दिल की धड़कनें मेरे कानों में गूंज रही थी। गौतम साहब ने मुझे सर से पैर तक देखा, फिर सख्त लहजे में बोले, कितने पैसे लोगी हमारे बेटे की जान छोड़ने के लिए? अभी के अभी इस घर से तुम्हें दूर कर देते हैं। बताओ क्या चाहिए तुम्हें हमारे बेटे के बदले? अगर दोबारा विशाल की जिंदगी में कदम रखने की हिम्मत की तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैंने हिम्मत की। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। मेरी उनसे अब शादी हो चुकी है साहब। मैं अब उनकी पत्नी हूँ। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये सुनते ही चांदनी मैडम आगे बढ़ी। आंखों में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। खबरदार, जो तुमने मेरे पति से बात करने की हिम्मत की, जो गौतम कह रहे हैं वही करना होगा। अभी के अभी तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। वो और कुछ कहती, इससे पहले ही ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुल गया। विशाल बाहर आया। उसके कदमों की आवाज सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया था। तीनों एक लम्हे के लिए हैरान रह गए थे। मैं भी हैरान रह गई थी। मुझे पता नहीं था कि वो कमरे में ही है। विशाल ने गहरी नजरों से उन तीनों को देखा था और सख्त लहजे में बोला, किसकी इजाजत से आप तीनों मेरे कमरे के अंदर आए हैं और मेरी पत्नी को खड़े होकर धमका रहे हैं? वो मेरे पास आकर रुका। उसने कह दिया है कि वो मेरी जिंदगी में रहना चाहती है, तो फिर आप तीनों दूर करने वाले होते कौन हैं? रुपेश साहब ने बेचैनी से कहा, पागल मत बनो। अभी गांव को नहीं पता, खानदान को नहीं पता। अगर पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे कि गांव के सरदार ने एक नौकरानी से शादी की है। तरह तरह की बातें बनेंगी। विशाल के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सोच का साया आया,
फिर उसकी आवाज और मजबूत हो गई। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर शिफ्ट हो जाता हूँ। गांव का माहौल भी संभाल लूंगा और शहर का बिजनेस भी, क्योंकि मैं दिव्यांशी को नहीं छोड़ सकता। वो सिर्फ पत्नी नहीं, मेरी मोहब्बत है, और मोहब्बत से इंसान कभी दूर नहीं हो सकता। गौतम साहब गुस्से से बोले, तुम अपनी माँ और बाप दादा खानदान को छोड़कर जाना चाहते हो इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए? ये सुनकर विशाल चिल्ला पड़ा था। ये 2 कौड़ी की लड़की नहीं है, मेरी पत्नी है, और आज आप तीनों को बता रहा हूँ, आज शाम तक मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप तीनों जा सकते हैं। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। चांदनी आंटी, गौतम साहब और रुपेश साहब ने मेरे ऊपर एक ऐसी नजर डाली जिसमें नफरत, धमकी और सब कुछ शामिल था। फिर बिना कुछ कहे वो पलटे और कमरे से बाहर चले गए थे। उन तीनों के जाने के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। दरवाजा बंद होते ही जैसे सारी आवाजें, सारे ताने, सारी धमकियां दीवारों के पीछे ही रह गई थी। वो मेरी तरफ मुड़ा तो देखा कि मैं सर झुकाकर खड़ी थी। कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे, सिसकियां निकल रही थी। वो कुछ कदम मेरे पास पहुंचा और बिना कुछ कहे मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही जैसे मेरा कंट्रोल खत्म हो चुका था। मैं उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी थी। हाथ उसके शर्ट में मुट्ठी की तरह बंद हो चुके थे, जैसे अगर छोड़ दिया तो सब कुछ छिन जाएगा। वो खामोशी से मेरे बालों पर हाथ फेरता रहा, मुझे सहारा देता रहा। कुछ ही देर बाद मैं खुद ही उससे अलग हुई। आंखें लाल थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैंने नजर उठाकर उसे देखा। आवाज भरी हुई थी, लेकिन सवाल साफ था, ये सब क्यों किया आपने? आज मुझे सच बताइए। मैं एक नौकरानी हूँ और आप एक सरदार। आप कैसे मुझे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? और कुछ देर खामोशी रही। उस खामोशी में कोई उदासी नहीं थी, सिर्फ यादें थी। फिर उसने गहरी सांस ली और धीमे मगर ठहरे हुए लहजे में बोला, जिस दिन तुम पहली बार काम ढूंढने के लिए यहाँ आई थी, उसी दिन तुम्हें देखकर मुझे प्यार हो गया था। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखकर मेरे दिल में ऐसी फीलिंग आई थी जिन्हें मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वो कुछ कदम पीछे होकर बैठ गया, जैसे यादों का बोझ कांधों पर आ गया हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपनी ही हवेली में काम दिया, जबकि हमारे पास नौकरों की कोई कमी नहीं थी। बस एक बहाना चाहिए था कि मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं, तुम्हें देख सकूं। उसकी आवाज में बहुत सच्चाई थी। मुझे नहीं पता कि ये मोहब्बत कब आदत बनी और आदत से कब इश्क में बदल गई। बस इतना जानता हूँ कि एक दिन एहसास हुआ कि अगर तुम ना हो तो ये हवेली, ये सरदारी, ये सब कुछ बेमतलब है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान खड़ी थी। आंसू अभी बह रहे थे, मगर इसमें डर कम और हैरानी ज्यादा थी। माँ कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो इज्जत घट जाएगी, उसने सख्ती से मुस्कुराकर कहा। लेकिन मेरा कहना है कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं करी तो मैं खुद टूट जाता। वो उठकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारा मेरे खानदान से कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम्हारा सिर्फ मुझसे रिश्ता होगा। हम दोनों अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करेंगे, एक अपना घर बनाएंगे जहां मैं तुम होंगे। जिंदगी हम दोनों को गुजारनी है, किसी और को नहीं। उसने नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहूंगा कि तुम उम्मीदें सिर्फ मुझसे रखना, किसी और से नहीं। मेरी पलकें कांपने लगी थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? उसने बिना कुछ सोचे सर हिला दिया था। ये एक शब्द मेरे दिल में सारे बंद दरवाजे खोल गया था। मैं अचानक आगे बढ़ी और उसके गले से लग गई थी। आवाज मेरे सीने में दब गई थी, लेकिन शब्द साफ थे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब आप मेरी मदद करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती मेरी फीलिंग्स कैसे बदलने लगी थी। मैं रोती रोती मुस्कुराने लगी थी। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपनाया। कमरे में शाम की रोशनी उतरने लगी थी। बाहर शायद तूफान थे, परेशानियां थी, लेकिन इस लम्हे हम दोनों के लिए सिर्फ एक सच्चाई थी। हम एक दूसरे के थे और यही हमारी जीत थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।